ये बताइए कि मैं आपसे ऋषभ कहूँ कि दरोगा जी कहूँ कि सिंघम कहूँ कि दबंग कहूँ या मैं आपसे क्या कहूँ? अब मैं आपको सर किस मैं चीज़ तो से आपके निकालूँ? लिए वही ऋषभ हूँ जो आपके पास आया था जब मैं कुछ नहीं था, तब मैं आपके पास आया था और आज इस मुकाम पे हूँ सिर्फ आपकी वजह से, आपके गाइडेंस की वजह से हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से नहीं, आपने अपनी मेहनत की वजह से हैं। जी सर। 2018 में ऋषभ ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हुए थे। जी सर। तब से जॉब कर रहे हैं, तब से लगातार तैयारी कर रहे हैं। करते-करते आप इनका संघर्ष देखिए कि सन 2025 की वैकेंसी में 26 में इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा कितने साल बाद बने, यानी पुलिस में सिलेक्ट होने के 7-8 साल बाद, और तब तक लगातार पढ़ते रहे। तैयारी आपने कैसे की? क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी असफल हुए हैं या आगे आने वाले बच्चे तैयारी करेंगे, तो आपने अपनी तैयारी कैसे की? सर मैं 2017 में मैं आगरा में था जिस टाइम में आपकी कोचिंग शुरू हुई ऑफलाइन रॉयल एकेडमी। हाँ। मैं आपके यहाँ एक जनरल एक डेमो क्लास लेने गया था। पहले दिन से ही मैं एकदम से आपसे इतना इंस्पायर हुआ, आपका पढ़ाने का जो स्टाइल है, आपका याद धन्यवाद। कराने का जो स्टाइल है सर जीएस का, मैं वहाँ आपसे फॉलो कर रहा था, लगातार मैं वहाँ से पढ़ रहा था सर। और आपके यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरा 41,520 वाला कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, उसके बाद 49,000 वाला कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, उसके बाद सर मैं जूनियर स्टैंड यूपी ट्रिपल एस की जूनियर स्टैंड को भी क्वालिफाई किया, वहीं रहते सर। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर मैं सर रेगुलर पढ़ता रहा, मैंने नोट्स बनाए हुए थे, आपकी ऑफलाइन क्लासेस के नोट्स थे मेरे पास, मैं उन्हें रेगुलर पढ़ रहा था। और आप तो पढ़ाते ही ऐसा हैं सर, मैं आपको बताऊँ जीएस के लिए मैंने ऐसा पढ़ा कि मुझे दोबारा घर जाके उतना नहीं देखना पड़ा था, बस रिवीजन किया और सारा कंठस्थ हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत यादव स्वागत करता हूं केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल उत्तर प्रदेश एसआई उप निरीक्षक पद के लिए जो भर्ती थी उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और तमाम बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसी प्रक्रिया में मैं आपसे मिलवाने वाला हूं, तमाम इंटरव्यू करूंगा, तमाम बच्चों से मिलवाऊंगा। उसमें हमने श्रृंखला शुरू कर दी है आज से, और उसी में हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं ऋषभ यादव जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत करने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी तो उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे, अरे सर यादव बच्चे ही सिलेक्ट हैं। तो मेरे बच्चे, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने अपने जीवन के 10 साल ऑफलाइन क्लासेस में दिए हैं और 2018-17 तक मैंने मुखर्जी नगर में पढ़ाया। उसके बाद मेरा खुद का जो सेंटर था रॉयल एकेडमी, वो आगरा में। तो आगरा में एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, है ना, मथुरा, ये बच्चे पढ़ने आते हैं। तो प्रत्येक टीचर का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है। चूँकि इस वाले एरिया में यादव कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मात्रा में पढ़ने भी आते हैं, सिलेक्ट भी हुए हैं। हमारे जाट स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं, हमारे ब्राह्मण स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं। तो जो आप ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इतने सारे यादव ही सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 500 से 600 बच्चे इस बार यूपीएसआई में यादव समाज से सिलेक्ट हुए हैं। तो चूँकि यादव स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा है तो सिलेक्शन भी ज़्यादा है। तो कभी भी ऐसी टिप्पणी आप ना करें कि सर आप तो सारे यादव स्टूडेंट के ही इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं उसके लिए आपसे कहूँगा कि मेरा कार्यक्षेत्र आगरा रहा है, और जो भी मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ा, हमसे पढ़ा, हमारी टीम से पढ़ा, मुझसे पढ़ा, मैं उन्हीं लोगों के आपसे क्या डाल रहा हूँ, इंटरव्यू डाल रहा हूँ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं पूरी तरीके से केडी लाइव से जुड़ चुका हूँ। लॉकडाउन में भी लगातार मैं 3 साल तक केडी लाइव में था, ऑनलाइन माध्यमों में। ऑनलाइन माध्यम से जो बच्चे हमसे जुड़े उनका भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में पहला इंटरव्यू हम ऋषभ यादव जी का कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऋषभ, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये बताइए कि मैं आपसे ऋषभ कहूँ कि दरोगा जी कहूँ कि सिंघम कहूँ कि दबंग कहूँ या मैं आपसे क्या कहूँ? अब मैं आपसे सर मैं तो आपके लिए वही ऋषभ हूँ जो आपके पास आया था जब मैं कुछ नहीं था, तब मैं आपके पास आया था और आज इस मुकाम पे हूँ सिर्फ आपकी वजह से, आपके गाइडेंस की वजह से हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से नहीं, आपने अपनी मेहनत की वजह से है। जी और अगर मेरी वजह से होती तो मैं तो एक बैच में 400 बच्चे ऑफलाइन में स्टूडेंट पढ़ाता था, तो 400 का सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आपने अपनी मेहनत करी, जी सर, तो मेहनत बहुत है, बहुत आपकी धन्यवाद guidance आपको। पहले तो मुझे ये बताइए, सिलेक्शन के बाद आपको कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। स्ट्रेस था कुछ टाइम से, थोड़ी मेरिट हाई गई थी, लग रहा था क्या होगा क्या नहीं हुआ, बट अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। स्ट्रेस एकदम से खत्म हो गया है। ओके, और तो सब लोगों अब की रिश्तेदारों शुभकामनाएं आ के रही हैं। कॉल वगैरह आ रहे हैं? हाँ, रात से ही लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मैं रात में सो नहीं पाया हूँ, लगातार कॉल्स आ रहे हैं, सुबह में जल्दी उठ गया हूँ। सारी थकान जो मेहनत थी वो सब वो सब वसूल हो गया है सर। ठीक है, सब वसूल। आपने एक बात कही अभी मेरिट की। जी पिछले दिनों लखनऊ वीको गार्डन में हमने प्रोटेस्ट किया था और एक र्यूमर भी था कि हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ। क्या आप मानते हैं कि
उत्तर प्रदेश एसआई में धांधली हुई है, या इस हाई कट ऑफ की वजह क्या है? सर धांधली तो नहीं हुई है एक्चुअली। हाई कट ऑफ क्या है सर कि अब थोड़ा सा पेपर का लेवल अकॉर्डिंग टू यूपीएसआई थोड़ा सा कम था, मॉडरेट था या फिर इजी टू मॉडरेट था। और थोड़ा सा जब से ये ऑनलाइन कोचिंग्स का मार्केट है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा छोटे टाउन्स में, विलेजेस में लाइब्रेरी खुल गई हैं, लोग बच्चे उसमें जाके ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए भी कट ऑफ हाई जा रही है। और थोड़ा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका भी फर्क रहता है, इसलिए इसमें कट ऑफ थोड़ी सी हाई रही है। ओके ओके ओके। नहीं, एक तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाने का पहला रीजन तो मुझे लग रहा है कि एक तो पेपर काफ़ी सिंपल था पहले की अपेक्षा, जो कंपैरेटिवली हमने भी जैसे तैयारी की थी सर, हमें लग रहा था 2017 के एग्जाम्स देख के, 2021 के एग्जाम्स देख के हम जिस तरह से तैयारी कर रहे थे तो हम उसी तरह से तैयारी कर रहे थे, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा पेपर लेवल थोड़ा सा इजी रहा, इसका भी वजह रही है। मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बता दूं कि बार बार आप हमेशा से हमसे भी सवाल कर रहे थे कि सर आप इस धांधली का भी मुद्दा उठाइएगा, तो हमने इको गार्डन में भी मुद्दा उठाया, सीजेपी के मंच पर भी ये मुद्दा उठाया था। लेकिन अब मैं आपको इसलिए इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों में दिखावे से दूर था, मैं रील से बहुत दूर था, अब दिखावा भी करूँगा, रील भी डालूंगा, ज़बरदस्त कंटेंट भी दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में अब मैं आया हूँ। तो मैं आपको एक रीज़न बता दूँ कि हाई कट ऑफ या ये ऋषभ की अगर मैं बात करूंगा तो ये सन 2017 में पहली बार मेरी कोचिंग रॉयल एकेडमी में पढ़ने आए आगरा में। 2018 में ऋषभ ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हुए थे जी सर। तब से जॉब कर रहे हैं, तब से लगातार तैयारी कर रहे हैं। करते करते आप इनका संघर्ष देखिए कि सन 2025 की वैकेंसी में 26 में इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा कितने साल बाद बने, यानी पुलिस में सिलेक्ट होने के 7-8 साल बाद, और तब तक लगातार पढ़ते रहे। तो उनके संघर्ष की मैं बात करूंगा। तो जैसे एक मेरा सवाल ये भी है कि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे वो सिलेक्ट हुए हैं जो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं। मेरे खुद के भी स्टूडेंट जो सिपाही हैं वो ज़्यादातर सिलेक्ट हुए हैं, या ऐसा आईएएस की परीक्षाओं में होता था जो ऑलरेडी डॉक्टर है, जो ऑलरेडी इंजीनियर है, ऑलरेडी अच्छे पद पे है, वो सिलेक्ट हो रहा है। इस बार मैं देख रहा हूँ यूपीएसआई में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश सिपाही जो लोग हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। क्या कारण है सर? इसका मेन रीज़न ये रहा है, मेरे साथ भी काफ़ी लड़के हैं जो मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, पिछली वाली वैकेंसी में हुए, इसमें मतलब मुझे ऐसे लग रहा है 40 से 50% मोस्टली जो पुराने यूपी पुलिस में सिपाही हैं वही सिलेक्ट हो रहे हैं। रीज़न सर इसका ये है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो लोग पहले एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, वहाँ उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो पहले से उनकी तैयारी का लेवल अच्छा था, फिर उन्होंने यहाँ आके भी हम लोगों ने मेहनत की तो और आगे गया। फिर थोड़ा सा सर सबसे ज़रूरी होता है कि जो कोई भी कैंडिडेट होता है, कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है एस्पिरेंट, वो बहुत माइंड में स्ट्रेस लेके जाता है। कहीं ना कहीं सर हमारे साथ ये फ़ायदा रहा है कि हमें ये रहता है कि ठीक है एक जॉब है, हम फ्री माइंड होके बैठते हैं, वहाँ जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसमें जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उससे हम बच जाते हैं, और उसी का फ़ायदा हमें इस एग्ज़ाम में मिला है सर। ओके ओके ओके। मुझे ऐसा लगता है कि सिपाही की तैयारी अच्छे से हो गई, एक प्रेशर भी हट गया बेरोजगारी वाला, और फिर लगे रहे कि दरोगा बनना है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी असफल हुए हैं या आगे आने वाले बच्चे तैयारी करेंगे, तो आपने अपनी तैयारी कैसे की, कैसे आप सफल हुए, या किसी बच्चे को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपने 2 एग्जाम निकालने हैं, पुलिस में भी सिपाही हैं आप, उसके बाद दरोगा का भी पेपर आपने निकाला, तो वो थोड़ा सा बताएं। सर मैं 2017 में मैं आगरा में था, जिस टाइम आपकी कोचिंग शुरू हुई ऑफलाइन रॉयल एकेडमी। मैं आपके यहाँ एक जनरल एक डेमो क्लास लेने गया था। पहले दिन से ही मैं एकदम से आपसे इतना इंस्पायर हुआ, आपका पढ़ाने का जो स्टाइल है, आपका याद कराने का जो स्टाइल है सर जीएस का, मैं वहाँ आपसे फॉलो कर रहा था, लगातार मैं वहाँ से पढ़ रहा था सर। और आपके यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरा 41,520 वाला कांस्टेबल वाला एग्जाम क्वालिफाई हुआ, उसके बाद 49,000 वाला कांस्टेबल वाला एग्जाम क्वालिफाई हुआ, उसके बाद सर मैं जूनियर स्टैंड यूपी ट्रिपल एस की जूनियर स्टैंड को भी क्वालिफाई किया, वहीं रहते सर। और उसके बाद फिर मैं सर रेगुलर पढ़ता रहा, मैंने नोट्स बनाए हुए थे, आपकी ऑफलाइन क्लासेस के नोट्स थे मेरे पास, मैं उन्हें रेगुलर पढ़ रहा था। और आप तो पढ़ाते ही ऐसा हैं सर, मैं आपको बताऊँ जीएस के लिए मैंने ऐसा पढ़ा कि मुझे दोबारा घर जाके उतना नहीं देखना पड़ता, बस रिवीजन किया और सारा कंठस्थ हो गया। ये सब रहा मेरे साथ। उसके अलावा रेगुलर नोट्स, और फिर जब से मैं 2020 में जब जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कतें हुई, ट्रेनिंग थी तो पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर आप जब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू हुए, केडी लाइव और भी इंस्टीट्यूट आए, केडी लाइव पे मैंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू की। मैं फॉलो करता रहा, लगातार अपनी मेहनत करता रहा, और फिर सर आज आपके साथ हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब तो मैं पूरी तरीके से केडी लाइव के साथ हूँ, और जीवन का लंबा समय ऑफलाइन में दिया, तो अब आपको ऑनलाइन चारों ओर दिखूंगा। और जो क्वालिटी पहले उत्तर प्रदेश के 10 जिलों तक पहुंच रही थी या केवल बंद कमरे तक थी,
अब केडी लाइव के माध्यम से वो जी सर, अब ज़्यादा ऑनलाइन से के ज़्यादा माध्यम लोग आप जुड़ेंगे और लोगों से क्लास में जुड़ेंगे, याद फायदा कराएंगे, लेंगे। मस्ती में मजाक में। जीएस में, जीएस में आपका स्कोर क्या रहा? सर जीएस में मेरा इस बार स्कोर 34 है। मैंने 40 में 34 क्वेश्चन इनके सही हैं। जी सर। और पिछली बार भी मेरा यूपीएसआई में एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, उस टाइम थोड़ा सा मेरा जीएस का स्कोर कम था, फिर मैंने रेगुलर फॉलो किया आपको सर। और मैं नोट्स, मेरे जो आपके नोट्स थे 2017 वाले, मैंने वो नोट्स दोबारा से ढूंढे घर से लाया, मैं उन्हें रेगुलर पढ़ा मैंने, फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी ली मैंने, और आज ये रहा मैं 22 से और 34 पे आ गया हूँ। बस मूल विधि वाला पोर्शन चेंज हो गया, हाँ, आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आ गया। वो थोड़ा सा मैं यहाँ जॉब प्रोफाइल में हूँ, यहाँ हूँ, तो सर उसका थोड़ा सा मुझे फायदा बिल्कुल फायदा मिला। जैसे मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, आप उनको अपना परिचय दें कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर मैं बेसिकली एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है एटा, वहाँ के गांव नगला समन का रहने वाला हूँ। हम 3 भाई हैं सर। मेरे पिताजी श्री राकेश यादव, वो गवर्नमेंट शिक्षक हैं सर। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाया हमें। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा एटाई से हुई है। उसके बाद फिर मैं आगरा चला गया, वहाँ से फिर मैंने कोचिंग आपके यहाँ से कोचिंग शुरू की थी सर, नोट्स लिए आपके यहाँ से, फिर मेरी पढ़ाई ये सब चल रहा था सर। ओके। अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर मेरी सफलता का श्रेय सर ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, मेरे माता पिता और सर गुरुजन, आप लोगों की वजह से ही मेरा इतना सब मैं जो पा पाया हूँ, आज आपके पास बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, लोगों से कनेक्ट हूँ, ये इसका श्रेय मैं सर आप लोगों को देता हूँ। ओके। एक सवाल उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का इस बार यूपीएसआई में सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे कोई भी वजह हो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे। हालांकि कह तो रहे हैं कि मैं तो हमेशा से मुद्दा उठाते रहूँगा कि एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है वो पता चले, क्योंकि मैं ऐसे तमाम स्टूडेंट को जानता हूँ जो बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन फाइनली नहीं हुआ उनका। उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो असफल हो गए हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर असफलता रुकने के लिए नहीं है, असफलता सीखने के लिए है। मैं भी असफल हुआ हूँ। मैं 2020 से ज्वाइन किया, उसके बाद से लगातार एग्जाम्स दे रहा था। 2021 वाले सब इंस्पेक्टर में मेरा हुआ, फिर मैं लास्ट में फाइनल में रह गया। चीज़ें वो तोड़ देती हैं, लेकिन असफलता रुकने के लिए नहीं है, असफलता सीखने के लिए है। वहाँ से सीखिए, आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए, देखिए कहाँ गलती हुई है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती शायद हमसे हुई है, उसको ट्रैक करिए, निकालिए और उस पर जुट जाइए। उसको जब तक खत्म कर दीजिए, दोबारा अगले एग्जाम में वो हमारे लिए मुद्दा ना बन पाए। बिल्कुल। तो जो भी बच्चे अभ्यर्थी असफल हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। निश्चित तौर पे आप अगली वैकेंसी में सफल होंगे। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि तैयारी का एक लंबा दौर आपने देखा, 2017 से लेके और अब 2026 में सिलेक्शन आपका हुआ है, लगभग 8 से 9 साल। क्या इन दौरान कुछ चुनौतियों का सामना किया? कोई मेंटल स्ट्रेस, परेशानियाँ, घर परिवार, और एक अभ्यर्थी के जीवन में ये जो चुनौतियाँ जब आएँ तो वो कैसे उसको फेस करें? सर विद्यार्थी जीवन चुनौतीपूर्ण तो है ही है सर। आज के समय में जब इतनी बेरोजगारी है, लोग मतलब सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। मेरी लाइफ में भी सब चीज़ें रहीं, बस कुछ फाइनेंशियल इश्यूज बने मेरी लाइफ में, कुछ पर्सनल इश्यूज बने, स्ट्रेस था बहुत ज़्यादा सर। थोड़ा सा पुलिस की जॉब है, स्ट्रेस तो रहता ही है इसमें। मैं सबको मैनेज करता रहा। कभी भी परेशानी होती है, मैनेज खुद को करना, खुद को हम खुद ही समझा सकते हैं, कोई भी बाहर का व्यक्ति हमें नहीं समझा सकता। जब तक हम अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं लाएंगे, खुद को नहीं समझाएंगे। आप ईश्वर से जुड़िए, थोड़े भजन सुनिए, किताबों को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, ध्यान लगाइए, सब कुछ दूर हो जाएगा। परेशान मन जब तक शांत नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मन को शांत करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस हुआ, चीज़ें फैमिली में कुछ इश्यूज हुए, बट सब सॉर्ट आउट हो जाता है। अपनी मेहनत करिए। मैंने एक चीज़ सोची कि मुझे करना है, ये सारी चीज़ें जीवन में चलती रहेंगी। स्ट्रेस लाइफ में आता रहेगा। हम अगर मनुष्य का जीवन लिया है तो चीज़ें चलती ही रहेंगी, बट हमें अगर आगे बढ़ना है, मेहनत करते ही जाना है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऋषभ, आप उत्तर प्रदेश में दारोगा बन चुके हैं जी सर, और बहुत जल्द आपको ट्रेनिंग पर भी भेजा जाएगा। जी सर। तो गुरु शिष्य परंपरा तो हमारी और आपकी रही है कि मैं आपका गुरु हूँ, आपसे शिष्य, लेकिन मैं आपको एक मतलब इंटरव्यू के माध्यम से ये सलाह भी दूंगा कि आप अपनी जॉब पूरी ईमानदारी, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ करें। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि कल को आप थाने में बैठेंगे, जी सर, आपके पास पद होगा और रुतबा होगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी, तो जो अपेक्षा आप अपने माँ बाप से करते हैं कि उनके साथ जो सलूक थाने में किया जाए, चाहे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करके, तो वही सलूक आप आम जनता के साथ करें, उनकी समस्याओं को सुने। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि पुलिस की छवि को बड़ा नेगेटिव तरीके से पेश कर दिया जाता है। तो आप तो उत्तर प्रदेश में पुलिस में भी हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पुलिस की छवि नेगेटिव क्यों है?
सर क्या आप जॉब जब दरोगा की करेंगे तो सिंघम और दबंग वाले रूप में होंगे या एक सेवक के तौर पे होंगे? सर निश्चित तौर पर ये नौकरी सेवक के लिए, ये हम जनता के सेवक हैं, हमें जनता के लिए काम करना है। हम उनके टैक्स का पैसा लेके हमें सैलरी मिली, हमारा घर चल रहा है, हमें उनके लिए काम करना है। और सर पुलिसिंग काफ़ी चेंज हो चुकी है, लोगों को थोड़ा सा अपना मन भी बदलना पड़ेगा। जब से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, हम लोग वृद्धजनों को, हमारे साथ के हमारे छोटे भाई बहन हमें जो मिलते हैं, हम उन लोगों को सलाह भी देते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, कोई भी ये ना बोल पाए कि हाँ फलां पुलिस वाला ऐसा है जिससे मेरी वजह से मेरे विभाग की छवि धूमिल हो। ऐसा मैं कोई कृत्य नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं, मेरे माता पिता, आप लोगों ने, इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है? जी सर मैं वचन दे रहा हूँ आपके मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट ऑफलाइन में क्लास के दौरान तो मैं हमेशा ही बोलता था, क्योंकि आमतौर पे आप थाने में जाएंगे तो गाली गलौज करके बात करना या थोड़ा हड़का के बात करना, तो इसकी वजह क्या है? आखिर जैसे पुलिस इतनी गाली गलौज करके बात कर रही है तो इसका वजह क्या है? जैसे कई लोगों से जहाँ मिलता है 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, इरिटेशन होता है, नींद पूरी नहीं होती, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ तो है सर, पुलिस की स्ट्रेसफुल लाइफ है। लोग उतना नहीं देखते हैं, लोग सिर्फ ये देखते हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए दिखता है कि हाँ जी ये बाइक पर घूम रहे हैं, बैठे हैं, दरोगा जी ये कर रहे हैं, पिस्टल दबाए हैं, ये कर रहे हैं। बट थोड़ा स्ट्रेस है तो कभी कभी लोगों से, हम लोग भी सर इंसान हैं, इंसानों से गलतियां भी होती हैं, स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है तो मुंह से निकल जाता है। बट किसी कोई भी इंटेंशनली नहीं करता है। और मैं बहुत अच्छे आ रहे हैं सर, नए लड़के जितने भी मेरे साथ के भी अभी 2025 बैच के लड़के हैं सर, इतना अच्छे से बात करते हैं, हम लोगों के साथ हैं, ऑफिस में कोई भी अगर आता है आपको ऐसा फील होगा, अगर आप हमारे ऑफिस में आएंगे, मैं यहाँ कोतवाली नगर साइबर सेल में हूँ, अगर आप हमारे ऑफिस में आएंगे आपको ऐसा फील होगा कहीं आप एक अच्छे प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं। जिस तरह से वो एम्प्लॉई आपको ट्रीट करते हैं वैसे ही हम लोग हैं सर, मैडम, और अच्छे से आपको बिठाना, आपकी समस्या का समाधान करना, आगे समझाना, वो सब चीज़ें करते हैं। उत्तर प्रदेश में दरोगा हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि सिंघम और दबंग जैसी पिक्चर उसने देखी होती है, हर कोई 2 स्टार चाहता है, तो लोग सोचते हैं कि दारोगा बन जाऊं। तो क्या चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में एसआई में? सर सब इंस्पेक्टर की लाइफ थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण है, काम का दबाव, काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट सेवा का मौका भी है सर। उसमें पावर है, वो न्याय कर सकता है सर, वो विवेचना के दौरान चीज़ें सही कर सकता है, सही को सही, गलत को गलत कर सकता है, लोगों को न्याय दिला सकता है, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करके लोगों को सुधार सकता है। कहीं ना कहीं दरोगा में ये सब चीज़ें भी हैं, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो है, वो सब सबकी लाइफ है सर, कोई इशू नहीं है। ऋषभ, मेरा अगला सवाल है कि आपने अपनी कोचिंग पूरी तरीके से ऑफलाइन करी या पूरी तरीके से ऑनलाइन करी या मिक्स फॉर्म में, कैसे? सर मैं आपको बताऊं, मैं सर 2017 में जब आगरा था, मैंने सबसे पहले ऑफलाइन ही कोचिंग स्टार्ट किया। उस वक्त तो ऑनलाइन का दौर भी नहीं उतना था, ऑनलाइन का दौर नहीं था सर, तो मैंने 2017 में ऑफलाइन ही स्टार्ट की। मैंने अपने नोट्स बनाए सर और रेगुलर उनसे पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं कांस्टेबल की जॉब में सेलेक्ट हो गया तो थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर दौर ऑनलाइन का शुरू हुआ, तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। आप तब तक आप लोग भी ऑनलाइन आ गए थे सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है कि जो जैसे लॉकडाउन खुला मैं वापस आ गया, क्योंकि ऑफलाइन का मोह ही है। बड़ा हमें तो बड़ा खराब लगा था उस टाइम पे, क्योंकि आप हमें सपोर्ट कर रहे थे, हम आपसे सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। मैं दिल्ली आया हूँ तो आगरा के बच्चे बड़ा परेशान है, करे सर कब आ रहे हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन के माध्यम से कोशिश करूंगा अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाऊं। जी सर, ऑनलाइन से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाता है ना? नहीं तो बिल्कुल, मतलब आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, रील्स का दौर है, दिखावे का दौर है। तो आप जब एडमिशन लेते हैं किसी कोचिंग में, तो क्या आप इसी टाइप के इंटरव्यू देख के लेते हैं या रील्स देख के लेते हैं या किसी व्यक्ति का कंटेंट देख के लेते हैं, या आजकल जो ज़्यादा दिख रहा होता है, क्या देख के किसी बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए? सर कहीं ना कहीं मार्केट का असर तो पड़ता है, लोग देखते हैं क्या दिख रहा है वही बिक रहा है, बट फिर भी लोगों को थोड़ा सा कंटेंट भी देखना चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से उनकी बात सुननी चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट ने मेहनत की है तो वो सिलेक्शन पा रहे हैं। इतने इस कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा उनकी बात समझनी चाहिए, उसके बाद कंटेंट समझना चाहिए और फिर उसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। सफलता आपको जरूर। ये चीज़ मैंने फील करी, क्योंकि आपने देखा होगा 2018 में 2 वैकेंसी लगातार आई और लगभग 3000 बच्चे हमने ऑफलाइन में केवल पुलिस में पढ़ाए, तो 800 प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए थे। आपने देखा होगा मेला सर, हर तीसरा लड़का हमारे साथ फोटो नहीं लगाई, हमने कभी रील्स नहीं डाली, हमने कभी प्रचार नहीं किया। तो अब मेरे जैसे टीचर को लगता है, मैं तमाम ऑफलाइन के टीचरों से भी कहूँगा, आप बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, लेकिन दिखावे का दौर है, दिखावा भी करिए जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, जिससे लोगों के पास सर कंटेंट भी पहुंचता, लोग समझते हैं कि हाँ और भी अच्छे टीचर्स हैं, हम इन्हें जान सकते हैं, इनसे पढ़ सकते हैं, ये जरूरी भी है थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल। तो ऋषभ, केडी लाइव की तरफ से, रंजीत यादव की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
कि आपने अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन किया। मैं चाहता हूं कि आप नई ऊंचाइयां छुएं और अपनी जॉब को पूरी ईमानदारी से जी सर, धन्यवाद सर। बहुत मैं बहुत आपकी धन्यवाद अपेक्षाओं हमें का समय ध्यान देने के लिए। थैंक यू। और ये थे ऋषभ यादव जी, इनका जनपद एटा था, हमारे ऑफलाइन में स्टूडेंट रहे हैं। ऐसे ही तमाम इंटरव्यू आगे भी हम आपको करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।